सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इट्स कंसेप्चुअल। तो गाइस, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है तो गाइस मैं हर बार मेरी डिस्क्रिप्शन में जो चैनल डालता हूँ उसमें मैंने मेरे नोट्स एज वेल एज हर्ष मोहन के जितने भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कवर करता जा रहा हूँ वो मैंने आपको दे दिए है। ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू दैट। एंड जो मैंने पहले क्वेश्चन कवर किए थे जनरल पैथो के फार्माकोलॉजी से पहले, उसके मैंने लास्ट में डायग्राम्स डाल रखे हैं, तो आप उधर भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे डायग्राम्स है वैसे वैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस में भी, तो आप उधर पे भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर कोई आपके पास बेटर सजेशन हो सो यू आर ओपन फॉर इट। ठीक है, तो आज के शुरुआत करते हैं लेक्चर की। दैट इज़ आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ मेटास्टेसिस एंड इस्चेमिया। ठीक है, दो टॉपिक कवर करेंगे आज। ओके, तो मेटास्टेसिस होता क्या है? ओके, तो इट अकर्स ड्यूरिंग कैंसर। तो डेफिनेशन बेसिकली उसकी होती क्या है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट, फ्रॉम अफेक्टेड टू द हेल्दी पार्ट। मतलब अफेक्टेड एरिया से हेल्दी पार्ट में कैसे जाएगा। ठीक है, तो मेटास्टेसिस इज द वेरी डेंजरस एक्टिविटी शोन इन कैंसर। तो उसकी वजह से कोई भी जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो मैलिग्नेंट कब बनता है? जब इट विल शो द मेटास्टेसिस। इट इज़ द मेन डिफरेंस एंड इट इज़ द फैटल डिफरेंस। बोल सकते हैं कि इसकी वजह से जो मेटास्टेसिस हो रहा है तो उसकी वजह से द कैंसर पेशेंट कैन कॉज मोर एंड मोर सीवियरिटी एंड इट में लीड टू डेथ। ठीक है, तो प्राइमरी ट्यूमर्स कैनॉट बी डायग्नोज बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो प्राइमरी ट्यूमर्स को तो हम पहचान जल्दी नहीं पाएंगे बिकॉज बहुत छोटे से होते हैं। तो उसका मैकेनिज्म मेटास्टेसिस का क्या होता है? गाइज, मैंने इधर पे लैंग्वेज पे फोकस नहीं किया, मैंने आपको जस्ट समझा रहा हूँ, और वो अगर आप अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए आई एम जस्ट शोन अ सिंपल पिक्टोरियल डायग्राम, तो आप समझिए एंड अपने आप से फिर लिख सकते हो। इट इज़ वेरी ईजी। तो देखिए मैकेनिज्म में क्या, दैट इज़ प्राइमरी ट्यूमर प्रेजेंट है, दैट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, अब वेस्कुलराइजेशन हो रहा है। तो वेस्कुलराइजेशन का मतलब क्या है? दैट इज़ द कि जो प्राइमरी ट्यूमर्स है उसके सेल्स धीरे 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 डिफरेंशिएट होंगे एंड दे विल क्रिएट अ पर्टिकुलर बॉर्डर। मतलब एक कन्फाइंड एरिया में वो वेस्कुलराइज हो जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर एरिया में जाके प्राइमरी ट्यूमर से दूर वो डिवाइड होंगे एंड दे विल फॉर्म अ पैक्ट। मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स अलग से बना देंगे एंड दैट प्रोसेस नोन एज द वेस्कुलराइजेशन। अब वो वेस्कुलराइजेशन हो गया तो उससे एक सेल डिटैच हो जाएगा एंड दैट प्रोसेस को नोन एज डिटैचमेंट। ओके, अब जो है वो सर्कुलेशन में चला जाएगा एंड दैट प्रोसेस, वो सर्कुलेशन में जाएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंट्रावेसेशन। अब इंट्रा का मतलब है अंदर जाना एंड वेसेशन का मतलब है वेसल्स के अंदर कुछ जाना, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर वो चला जाएगा। ठीक है, एंड फिर जो उसकी ल्यूमेन या फिर उसकी वॉल होगी ब्लड वेसल की, उधर पे जाके वो एधर हो जाएगा एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द एधेशन। ठीक है, एंड वो एधेशन करके क्या करेगा फिर वो फिर से उधर पे होगा एंड उधर पे बाइंड हो जाएगा एंड दैट विल प्रोड्यूस सम, वो उधर पे भी डिवीजन करेगा एंड थोड़े टाइम के डिवीजन के बाद इट विल कम आउट ऑफ द वेसल्स। ठीक है, एंड वो दूसरी जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक बार चिपक गया लूमेन में एंड देन जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आर्म पिट से लिम्फ नोड्स है तो और उसको फिर वो कहाँ आ गया कि वो लीवर के पास आ गया एंड वो फिर लीवर में फिर एक्स्ट्रा वेसेशन हो जाएगा, मतलब वो ब्लड स्ट्रीम से निकल जाएगा। मतलब जो जो एक ट्यूमर था जो आर्मपिट के पास लिम्फ नोड के पास, तो वो अब कहाँ आ गया? दैट इज़ इन द लीवर। मतलब लीवर के वहाँ सर्कुलेशन में आ गया वो एंड फिर उससे क्या होगा कि एक्स्ट्रावाजेशन हो जाएगा एंड एक्स्ट्रावाजेशन होने के बाद दैट विल फॉर्म द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी ट्यूमर। मतलब वही सेल प्राइमरी ट्यूमर का जो वेस्कुलराइजेशन फिर डिटैचमेंट फिर इंट्रावाजेशन एंड एक्स्ट्रावाजेशन से फिर एक डिफरेंट साइड पे पहुंच गया एंड अब ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी ट्यूमर करेगा, मतलब एक और ट्यूमर करेगा एंड दिस इज नोन एज द मेटास्टेसिस एंड इट हैपन्स इन द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड इट इज़ वेरी डेंजरस एक्टिविटी। अब उसके साइन और सिम्टम्स देख लेते हैं। ठीक है, जो हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे इन द सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, प्राइमरी स्टेज तो बिकॉज नहीं हम पहचान सकते इतने जल्दी बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। अब ब्रेन में क्या होगा? हेडेक होगा, फिर सीजर होंगे एंड वर्टिगो। तो सीजर क्या है? इट इज़ द व्हेन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर नॉट प्रॉपर्ली ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। एंड वर्टिगो क्या है कि सडन इंटरनल एक्सटर्नल और एक्सटर्नल स्पिनिंग सेंसेशन, मतलब अचानक से चक्कर आ जाना, दैट इज द वर्टिगो। लंग्स में क्या होगा? कफ, हिमोप्टोसिस एंड डिसपनिया। डिसपनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड हिमोप्टोसिस का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्स विद द स्पूटम। ठीक है, लीवर में क्या होगा? हिपेटोमेगाली या फिर जॉन्डिस हो सकता है
एंड स्केलेटल में क्या होगा, दैट इज़ पेन, फ्रैक्चर, स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन भी हो सकता है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ठीक है, तो या फिर तो हम सेल मसल बायोप्सी कर सकते हैं या फिर सेल का हिस्टोलॉजी ले सकते हैं। फिर सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड एंड मेमोग्राम से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कैंसर्स को। एंड ट्रीटमेंट में दैट इज़ द, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती। एंड कैंसर से हम लाइव, मतलब बहुत कम स्टेजेस होते हैं जिससे कि पेशेंट को फुल कम बैक किया जा सकता है, ठीक है, बट इनकी ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग होते हैं एंड इट इज़ वेरी पेनफुल। सो इनके एग्जांपल दैट इज़ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी एंड हार्मोन थेरेपी, ठीक है। तो मेटास्टेसिस में बस आपको याद रखना है कि पहले वेस्कुलराइजेशन, फिर डिटैचमेंट, फिर इंट्रावेसेशन, फिर एडेशन, फिर एक्स्ट्रावेसेशन एंड देन ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी ट्यूमर। ओके, अरे यार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, दैट इज़ इस्चेमिया। अब इस्चेमिया क्यों होता है, कैसे होता है, देखते हैं। इट इज़ ड्यू टू हाइपोक्सिया कैन हैपन इन नंबर ऑफ वेज एंड इस्चेमिया इज़ वन ऑफ देम। तो इस्चेमिया मतलब दो वर्ड से बना हुआ, दैट इज़ सप्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इट मीन्स दैट डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई ऑफ एन ऑर्गन एंड टिश्यू, ठीक है। तो इस्चेमिया का मतलब बेसिकली वही होता है कि डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई ऑफ ऑर्गन और टिश्यू। डिक्रीज इन ब्लड दैट इज इक्वलेंट टू दैट इज डिक्रीज इन O2, ठीक है। तो डिक्रीज इन O2 ड्यू टू लोअर्ड ब्लड फ्लो इन वेसल्स कैन बी ड्यू टू ब्लॉकिंग फ्रॉम इनसाइड एंड कंप्रेसिंग फ्रॉम आउटसाइड। दो मेन रीजन हो सकते हैं। ब्लॉकिंग फ्रॉम इनसाइड का एग्जांपल है दैट इज थ्रोम्बस या फिर ब्लड क्लॉट एंड प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन। एंड कंप्रेसिंग फ्रॉम आउटसाइड का मतलब वो एग्जांपल है दैट इज इंजरी, दैट इज इन्फ्लामेशन प्लस स्वेलिंग। ओके, तो बेसिकली क्या था कि सप्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा, ओके, तो उससे O2 नहीं पहुंच पा रहा एंड ब्लड फ्लो लोअर हो जाएगा, तो ब्लॉकिंग फ्रॉम इनसाइड या फिर कंप्रेसिंग फ्रॉम आउटसाइड, मतलब अंदर से भी ब्लॉक हो सकता है एंड फिर बाहर से भी कंप्रेस हो सकता है, तो थ्रोम्बस या ब्लड क्लॉट, ठीक है। एंड बाहर से कंप्रेशन वाला दैट इज इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग, उसकी वजह से हो सकता है। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एट्रियल इस्चेमिया इज द एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, तो एथेरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है कि ड्यूरिंग दिस प्लाक ब्लॉक्स आर्टेरियल फ्लो टू द हार्ट, ठीक है। तो जो प्लेक होता है वो डिपॉजिट होता है आर्टरी में एंड वो आर्टरीज का ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं करना होने देता, दैट विल कॉज द इस्चेमिक हार्ट डिजीज। हम CVS पैथोलॉजी में एथेरोस्क्लेरोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे एंड इस्चेमिक हार्ट डिजीज को भी। ओके, तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, देखो ये मैंने एक पिक्टोरियल डायग्राम आपको बताया जैसे कि आपको कुछ समझ में आ सके। दैट इज़ फ्लो ऑफ ब्लड इज़ कंटिन्यू इन द आर्टरी, ठीक है, और जहाँ पे एक्सचेंज हुआ बट द ड्यू टू वीनस ब्लॉकेज वहाँ पे ढंग से ब्लड एक्सचेंज नहीं हो पाया एंड वीनस ब्लॉकेज है तो क्या है, डिक्रीज इन ड्रेनेज ऑफ ब्लड, ठीक है, दैट विल डिक्रीज द फ्लो, डिक्रीज O2 एंड लीडिंग टू इस्चेमिया, दैट विल द कॉज द इस्चेमिया एंड वीनस ब्लॉकेज की वजह से बैक फ्लो ऑफ ब्लड विल होगा, ठीक है। एंड बैक फ्लो ऑफ ब्लड विल कॉज कंजेशन, दैट इज इंक्रीज इन प्रेशर कॉजिंग द फ्लूइड टू फोर्स आउट, ठीक है, तो उसके वजह से कंप्रेशन होगा एंड कॉजिंग इडिमा एंड इडिमा इज द वन ऑफ द फैक्टर फॉर कंप्रेसिंग द फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो वीनस ब्लॉकेज की वजह से इस्चेमिया भी हो, इडिमा हो, पहले तो इडिमा हुआ एंड इडिमा की वजह से कंप्रेशन दैट विल लीड टू इस्चेमिया, ठीक है। एंड ऑल ये इस्चेमिक हार्ट डैमेज क्यों हुआ, बिकॉज इस्चेमिया का मतलब क्या हो रहा था कि ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं मिल रहा था, तो हार्ट को ही जब मिलेगा नहीं तो वो पंप ढंग से नहीं कर पाएगा एंड पंप नहीं कर पाएगा तो इट विल कॉज द इस्चेमिया ऑफ हार्ट, दैट इज द इस्चेमिक हार्ट डिजीज। ओके, अब एक सिंड्रोम है दैट इज़ द बर्ड कैरी सिंड्रोम। तो उसमें क्या होता है, सिंपली एथेरोस्क्लेरोसिस में जैसे हार्ट की आर्टरीज डैमेज हो रही थी, इधर पे जो मतलब हार्ट वेसल्स ब्लॉक हो रही थी, इधर पे हिपेटिक वेन ब्लॉक हो जाएगी, लिवर टिश्यू बिकम्स इस्चेमिक एंड हिपेटोमेगाली अकर्स। ओके, इफ़ द ब्लड सप्लाईज इज कॉन्स्टेंटली लो एंड नॉट सफिशिएंट टू द सेल्स, मतलब अगर ब्लड सप्लाई कॉन्स्टेंटली कम होती रहेगी एंड सफिशिएंटली नॉट सफिशिएंटली टू द सेल्स, दिस विल कॉज सेल डेथ। तो मतलब इस्चेमिया के बाद अगर प्रोलॉन्ग इस्चेमिया विल लीड टू द नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू। ओके, अब एक टर्म आती है दैट इज़ द इस्चेमिक पेनुम्ब्रा। तो इस्चेमिक पेनुम्ब्रा क्या होती है, इट इज़ अ रिम ऑफ टिश्यू, मतलब एक गार्ड होती है, जैसे कि सर्कल रिंग में एक रिम, एक स्फीयर में एक रिम जैसा होता है, लाइंग जस्ट आउटसाइड द कोर इस्चेमिक रीजन, जहाँ पे इस्चेमिया हो रहा है वहाँ के बाहर के रीजन में जो रिम बनेगी दैट इज द इस्चेमिक पेनुम्ब्रा। इट रिसीव्स ब्लड फ्लो फ्रॉम द कोलेट्रल आर्टरीज, मतलब जो कोलेट्रल आर्टरीज हो रही है या फिर जो साइड की आर्टरीज है जो मेन आर्टरी के आजू बाजू फ्लो कर रही है, उससे वो ब्लड सप्लाई उसको मिलता रहेगा। ओके,
अब परफ्यूजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इस्चेमिया पेनुम्ब्रा के बाद परफ्यूजन, इट इज़ द ब्लड फ्लो टू द टिश्यू बाय मास। मतलब जो एक एक पर्टिकुलर टिश्यू है, ठीक है, तो उसमें कितना ब्लड फ्लो जा रहा है पर ग्राम, ठीक है, तो लीटर्स पर मिनट पर ग्राम। मतलब परफ्यूजन रेट ये समझ सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ किडनी टिश्यू में परफ्यूजन रेट ज़्यादा है कंपेयर टू 10 ग्राम ऑफ लीवर, बिकॉज मोर ब्लड वेसल्स आर पैक्ड इन अ स्मॉल एरिया। मतलब ज़्यादा जितने ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है, किडनी में ज़्यादा ब्लड वेसल्स है, पोडोसाइट्स है, तो उसकी ब्लड सप्लाई रिच होगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई किसी ऑर्गन का, उतना ज़्यादा ही परफ्यूजन रेट। ओके, तो आप इस हिसाब से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इफ़ द टाइम ऑफ रीपरफ्यूजन, अब परफ्यूजन रेट, इफ़ द टाइम ऑफ रीपरफ्यूजन इज लेस देन द इस्चेमिया कैन बी रिवर्सिबल। तो अगर परफ्यूजन रेट अगर ज़्यादा है तो उसको ब्लड सप्लाई भी ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा चाहिए होगा। ओके, तो अब ब्लड सप्लाई अगर कम हो गया, ठीक है, और फिर रीपरफ्यूजन रेट भी कम है, मतलब वो कम टाइम में फिर काउंटरैक्ट हो गया और कम टाइम में ही जो ब्लड सप्लाई है वो फिर से ठीक हो गई, तो इस्चेमिया कैन बी रिवर्सिबल, ठीक है। बट इफ द टाइम ऑफ रीपरफ्यूजन इज मोर देन दैट, इट विल लीड टू द इरिवर्सिबल इस्चेमिया, ठीक है, एंड कॉज नेक्रोसिस, ठीक है। तो अगर ज़्यादा टाइम तक रिपरफ्यूजन रेट हम काउंटरैक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ा पाए, तो इस्चेमिया, प्रोलॉन्ग इस्चेमिया मैंने अभी बताया, इट विल लीड टू द नेक्रोसिस, एंड इफ द प्रोसेस अकर इन द हार्ट दैट विल लीड टू द एमआई, ठीक है। तो पहले तो एंजाइना पेक्टोरिस होगा, पहले तो डेट विल इज द इस्चेमिया, उसके वजह से चेस्ट पेन होगा, एंड प्रोलॉन्ग्ड एंजाइना विल कॉज द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो हम इसकी डिटेल सीवीएस में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये इस्चेमिया का टॉपिक समझ में आया होगा। पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कुछ है नहीं ये क्वेश्चन में, इजी सा क्वेश्चन है एंड इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो सप्रेशन ऑफ ब्लड की वजह से जो ब्लड एंड O2 की कमी से, तो दो फैक्टर्स, दैट इज इंटरनल ब्लॉकेड एंड बाहर से कंप्रेशन। फिर जो ये मेन याद रखना है, दैट इज ये पिक्चोरल डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के बीच का, ठीक है। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, बर्ड कैरी सिंड्रोम, इस्चेमिक पेनुम्ब्रा एंड परफ्यूजन रेट, ये 3-4 जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है, देन द इस्चेमिया होल इज डिफाइंड। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस्चेमिया एंड मेटास्टेसिस, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 3-3 मार्क के क्वेश्चन या फिर कभी कभी 5 में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लिख देंगे। एंड प्लीज़ गाइस, पिक्टोरल प्रेजेंटेशन जानना इसका ज़रूरी है। इस्चेमिया का जो भी फ्लो चार्ट है वो मैंने हर्ष मोहन का वो पिक वाली PDF में डाल के रखा है गाइज। मैं बीच बीच में नहीं बता सकता बिकॉज इट विल कॉज अ लॉस ऑफ माई कंसिस्टेंसी, मेरी फ्लुएंसी बर्बाद करेगी इसीलिए, या ख़राब करेगी इसीलिए मैंने नहीं डाला बीच में, ठीक है। इसलिए प्लीज़ गाइज कि डू सपोर्ट मी, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है आपके टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम प्लीज़ डाउनलोड कर लो, इट्स अ वेरी गुड ऐप, ओके। एंड प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से वो PDF डाउनलोड कर लेना, बिकॉज जितना आप पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे दैट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी एंड इट विल गो इनटू अ फोटोजेनिक मेमोरी, जिससे कि आपको मेमोराइज करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। सो आई होप आपको ये सब वीडियो समझ में आ रहे होंगे, एंड स्टे काम, स्टे कूल, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। सो थैंक यू।